ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम परवीन, माउन मौलिमा, सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी मदरसा गफूर खान, तालुक हासपेट, जिला बल्लारी, रियासत कर्नाटक। आप तमाम 5वीं जमात के अजीज तुलबा व तालिबात का इस संवेदा ई क्लास में अपनी दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप पिछली क्लासों की तरह मेरी इस क्लास को बगौर समाअत फरमाएंगे और अपने साथ एक नोटबुक और पेन को साथ जरूर रखेंगे। इसके दौरान आने वाले अहम नुकात और सरगर्मियों के अपने बयाजों में नोट करते जाएंगे ना बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास का मैं इयादा ले रही हूँ, बगौर सुने। भारत हमारा मादरे वतन है। इसका अपना मखसूस जोग्राफियाई, तारीखी, सियासी और सकाफती पस मंजर है। इसकी अपनी भरपूर विरासत है। तारीख गवाह है कि भारत पर कई सालों तक बैरूनी हुक्मरानों ने हुकूमत की है। यूरोपी हमला आवारों में बरतानियों ने सबसे ज्यादा मुद्दत यानी 200 साल तक यहाँ पर हिंदुस्तान पर अपना सिक्का जमाए रखा था। अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की तहरीक चलाई गई, जिसके नतीजे में आखिरकार भारत को 15 अगस्त 1947 में आजादी हासिल हुई। तो ये बातें मालूम हुई ना बच्चों। चलिए अब हम आगे चलते हैं। भारत बर्र-ए-आज़म एशिया के जुनूब में वाक़िया है। दुनिया का सबसे बड़ा बर्र-ए-आज़म एशिया है। बच्चों इस नक्शे को गौर से देखें। तमहीदी सवालात की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, आप तैयार हैं इन सवालात के जवाबात देने के लिए? ये बहुत ही आसान है, आपको ये जवाबात मालूम भी हैं। तो पहला सवाल है, हमारा मुल्क कौन सा है? हाँ बच्चों, जवाब है भारत। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो दूसरा सवाल है, हमारा मुल्क किस बर्र-ए-आज़म में वाक़या है? हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बर्र-ए-आज़म एशिया में वाक़या है। तो सवाल नंबर 3 है, रकबे के एतबार से भारत का दुनिया में कौन सा मुकाम है? हाँ बच्चों, आपको मैंने पिछली क्लास में ये बताया था। हाँ, आपने ठीक जवाब दिया। तो रकबे के एतबार से भारत का दुनिया में 7वां मुकाम है। अच्छा बच्चों, आज हम हमारा भारत सियासत और सकाफत का दूसरा यूनिट पढ़ेंगे ना बच्चों? हाँ बच्चों, बिल्कुल सही कहा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस सबक को आप सुनने के बाद इन सलाहियतों को हासिल करोगे, यानी क्या क्या सीखोगे। तो पहला है, भारत और इसके पड़ोसी ममालिक और आबी ज़खायर के मुतालिक जान जाओगे। भारत के नक्शे में मुख्तलिफ रियासतों की पहचान करोगे। भारत के नक्शे में मुख्तलिफ मरकज की पहचान कर पाओगे। इख्तिलाफ में इत्तेहाद की सच्चाई को आप समझ पाओगे। हाँ बच्चों, आज मेरी इस क्लास को आप सुनने के बाद ये तमाम सलाहियतें हासिल करोगे ना बच्चों? हाँ बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत और इसके पड़ोसी ममालिक कौन से हैं? बच्चों जरा इस नक्शे को गौर से देखें कि भारत के पड़ोसी ममालिक कौन से हैं। तो भारत के पड़ोसी ममालिक ये हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार मशरिक में मौजूद है। म्यांमार कहाँ है? वो मशरिक में मौजूद है। जुनूब मगरिब में श्रीलंका है। बच्चों इस नक्शे को गौर से देखें। भारत की सरहदें, भारत के सियासी नक्शे को गौर से देखें। नक्शे में पता लगाएं कि रियासतें, जजीरे
اور آبی اجسام ہمارے ملک کے اطراف گھرے ہوئے ہیں، یعنی اطراف سے موجود ہیں، یعنی کیا کیا ہیں؟ ریاستیں ہیں، جزیرے ہیں، آبی اجسام ہیں جو ہمارے ملک کے اطراف گھرے ہوئے ہیں۔ جزیرہ نما بھارت کے اطراف سمندر ہیں اور تقریباً 7516.6 کلومیٹر لمبی ساحلی زمین ہے۔ یہ بیرونی ممالک سے کاروبار، جہاز سازی، ماہی گیری اور جہاز رانی میں مددگار ہیں۔ تو معلوم ہوا نا بچوں، جزیرہ نما بھارت کے اطراف سمندر ہیں اور تقریباً 7516.6 کلومیٹر لمبی ساحلی زمین ہے۔ یہ بیرونی ممالک سے کاروبار کے لیے یعنی تجارت کے لیے، جہاز سازی کے لیے، ماہی گیری کے لیے اور جہاز رانی میں کیا ہے؟ مددگار ہیں۔ آبی اجسام جو ہمارے بھارت کے اطراف ہیں، ان میں مشرق کی طرف خلیج بنگال اور مغرب کی طرف بحر عرب اور جنوب کی طرف بحر ہند شامل ہیں۔ آبی اجسام جو بھارت کے اطراف ہیں، ان میں مشرق کی طرف خلیج بنگال اور مغرب کی جانب بحر عرب اور جنوب کی طرف کیا ہے؟ بحر ہند شامل ہیں۔ انڈومان نکوبار جزیرے خلیج بنگال میں اور لکشدیپ جزیرے بحر عرب میں موجود ہیں۔ بھارت کے نقشے کو آپ غور سے دیکھے ہوں گے، پھر سے غور سے دیکھیے اور اطراف گھرے ہوئے آبی ذخائر کو نشاندہ کیجیے جو تینوں طرف موجود ہیں۔ ایسی زمین جو تینوں طرف پانی سے گھری ہوتی ہے وہ جزیرہ نما کہلاتی ہے۔ ایسی زمین جو تینوں طرف پانی سے گھری ہوتی ہے وہ جزیرہ نما کہلاتی ہے، لہذا جنوبی بھارت ایک جزیرہ نما ہے۔ زمین کا ٹکڑا جو چاروں طرف پانی سے گھرا ہوتا ہے وہ جزیرہ کہلاتا ہے۔ بچوں، جزیرہ نما الگ ہے اور جزیرہ الگ ہے۔ تینوں طرف سے پانی جو گھرا ہوتا ہے زمین کے، اس کو جزیرہ نما کہتے ہیں، اس کو جزیرہ نما کہتے ہیں، اور جو ایسا زمین کا ٹکڑا جو چاروں طرف سے پانی سے گھرا ہوتا ہے وہ جزیرہ کہلاتا ہے۔ انڈومان نکوبار اور لکشدیپ بھارت کے جزیرے ہیں۔ انڈومان نکوبار اور لکشدیپ بھارت کے جزیرے ہیں۔ سرگرمی دیکھیے صفحہ نمبر 232 پر۔ ہاں بچوں، اس نقشے کو غور سے دیکھو۔ یہ دنیا میں 7 بر اعظم ہیں، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، اور اس میں سب سے بڑا بر اعظم ایشیا ہے۔ یہ بچوں، یہ نقشہ جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بر اعظم ایشیا کا نقشہ ہے۔ ایشیا کا آپ نقشہ یا اٹلس لیں، اس کی مدد سے بھارت کے پڑوسی ممالک کو ایشیا کے خالی نقشے میں نشاندہی کیجیے۔ ابھی میں نے شروع میں بتایا کہ بھارت کے پڑوسی ممالک کون سے ہیں؟ پاکستان ہے، افغانستان، چین، میانمار، بنگلہ دیش ہیں۔ بھارت کے تنظیمی حصے ہیں۔ بچوں، آپ پھر سے بھارت کے نقشے کو دیکھیں۔ بچوں، آپ پھر سے بھارت کے نقشے کو دیکھیے۔ آپ ملک کی سرحد کا خط دیکھیں گے، یعنی بارڈر کو بولتے ہیں سرحد۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ بارڈر کو سرحد کہتے ہیں۔ لیکن قدیم نقشے میں یہ خط نہیں ہوگا۔ قدیم نقشے میں یہ خط نہیں ہوگا کیونکہ آزادی سے پہلے بھارت پر کئی حکومتیں رہی ہیں اور بیرونی طاقتوں کا راج رہا۔ ملک بہت سارے ٹکڑوں میں کیا ہوا تھا؟ بٹا ہوا تھا۔ کئی بادشاہی ریاستیں بھی وجود میں آئی تھیں۔ تو معلوم ہوا نا بچوں کہ قدیم نقشے میں کیا ہے؟ یہ خط نہیں ہوگا کیونکہ آزادی سے پہلے بھارت پر کئی حکومتیں رہیں، یعنی مقامی حکومتیں رہیں اور بیرونی طاقتوں کا راج رہا۔ ملک بہت سارے ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا، کئی بادشاہی ریاستیں بھی وجود میں آئی تھیں۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آزادی کے بعد انتظامیہ امور کو مؤثر کرنے کے لیے سرحدی خطوط کو دوبارہ کھینچا گیا۔ آزادی کے بعد انتظامیہ امور کو مؤثر کرنے کے لیے سرحدی خطوط کو دوبارہ کھینچا گیا۔
1956 का असर-ए-नौ तंजीमी एक्ट एक अहम तरमीम रहा। भारत की रियासतों की सरहदों को जबान की बुनियाद पर तकसीम की गई थी। यानी 1956 की असर-ए-नौ तंजीमी एक्ट क्या है? एक अहम तरमीम रहा। भारत कई रियासतों की सरहदों को जबान की बुनियाद पर तकसीम की गई। भारत में कई जबानें बोली जाती हैं, जैसे उर्दू, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कोंकणी, गुजराती, मराठी वगैरह बोले जाते हैं, जिससे यहाँ जबानों का तनूज़ जाहिर होता है। ये 15 जबानें दफ्तरी दर्जा रखती हैं। इनको भारतीय सिक्कों पर छापा गया। कहाँ पर छापा गया बच्चों? भारतीय सिक्कों पर छापा गया। बच्चों एक सरगर्मी है, आप एक नोट ले लीजिए, इस पर छपी हुई जबानों की फहरिस्त बनाइए। आप क्या करना है? एक नोट लेना है और इसके अंदर कौन कौन सी जबानें दर्ज की हैं उसको क्या है? लिखना है। बच्चों इस तस्वीर को गौर से देखो, इस नोट को गौर से देखो। मैंने जो ब्लू कलर का निशान लगाया है वो तमाम क्या है? जबानें हैं। इस फहरिस्त को क्या है? आप लिखना है, यानी इस नोट के अंदर कौन कौन सी जबानें हैं। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। जबानें जो करेंसी पर हैं यानी नोट पर हैं, आसामी है, बंगाली है, गुजराती, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिशा, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू जबानें हैं। देखिए बच्चों आपको ये जबानों की एक फहरिस्त बनाकर अपने उस्तानी साहबा को दिखाना है। दिखाएंगे ना बच्चों? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों सफ़ा नंबर 233 पर देखो, आपकी दरसी किताब में मौजूद है सफ़ा नंबर 233। हाँ बच्चों, तो पहला सवाल है उसमें, हमारी रियासत की दफ्तरी जबान कौन सी है? हाँ बच्चों आपने सही जवाब दिया, कन्नड़ा है। हाँ तो दूसरा सवाल देखिए, हमारी पड़ोसी रियासतों की जबान कौन कौन सी हैं? पड़ोसी यानी हमारे घरों के आजू बाजू जो लोग रहते हैं उनको पड़ोसी कहते हैं। उसी तरह हमारी रियासत के बाजू में जो भी रियासतें हैं उनको पड़ोसी रियासतें कहती हैं। तो उनकी जबानें कौन सी हैं? देखिए मैंने तमिल लिखा है, तेलुगु लिखा, मराठी लिखा है, अलिफ छूट गया है तो वो मराठी है। बच्चों पड़ोसी रियासतों की जबानें कौन सी हैं? तमिल है, तेलुगु है, मराठी है, तेलुगु भी है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए, आप घर में कौन सी जबान बोलते हैं? हम उर्दू बोलते हैं, है ना बच्चों? चलिए चौथा सवाल देखिए, भारत की दफ्तरी जबान यानी कौमी जबान कौन सी है? हाँ बच्चों आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो भारत की दफ्तरी जबान हिंदी है। अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ो और सीखो के नुकात हैं। हम अपनी रोजाना की सरगर्मियों के लिए जबान का इस्तेमाल करते हैं। हमें चाहिए कि दूसरों से गुफ्तगू के दौरान उनके एहसासात को समझें और इंसानियत को बरकरार रखें। भारत दुनिया का 7वां बड़ा जमहूरी मुल्क है। इस मुल्क को 29 रियासतों में, 6 मरकजी हल्कों में और एक दारुल हुकूमत हल्का दिल्ली में तकसीम किया गया है। चूंकि रियासतों को जबान की बुनियाद पर बांटा गया है। बच्चों ये जुमला अच्छी तरीके से याद रखो, रियासतों को जबान की बुनियाद पर बांटा गया है। हमें ये आसानी हो जाती है कि वहाँ की सियासत व सकाफत कैसी है, लोगों के रहन सहन, इक्तिसादी हालात, सकाफती विरासत और इलाकाई रिवायात की समझ बूझ भी आसानी से हो जाती है। हर एक रियासत अपने ही ढंग से मुल्क की तरक्की में हिस्सेदार होती है। तो मालूम हुआ ना बच्चों? चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। बच्चों मेरे नुकात को आप जहन नशीन करते जाएं। तो एक सरगर्मी है, नक्शे की मदद से एक चार्ट बनाएं। आपको ये खुद करना है बच्चों, जिसमें
मुल्की रियासतें हो, मरकजी हल्के हो, दारुल हुकूमत हो, मादरी जबान वगैरह दर्ज हो। ये क्या है, अपनी क्लास में इसकी नुमाइश करें। आप क्या करना है, एक नक्शा लेना है भारत का, उसके अंदर रियासतों को और मरकजी हल्कों को, दारुल हुकूमत को और हमारी मादरी जबान वगैरह को क्या करना है, आप दर्ज करना है। करने के बाद अपने उस्तानी साहबा को दिखाकर अपने कमरे जमात में इसकी नुमाइश करें, यानी लगाएं। भारत की सरकार को मरकजी सरकार कहते हैं। ये सरकार मुल्क की रियासतों और मरकजी हल्कों पर हुकूमत करती है। इसका दारुल हुकूमत नई दिल्ली है। हर रियासत को रियासती सरकार संभालती है। हर रियासत का अपना दारुल हुकूमत है, जहां से वो अपना इंतजामिया चलाती है। बताइए बच्चों, कौन सा शहर रियासत कर्नाटक का दारुल हुकूमत है? रियासत का रेत छूट गया है बच्चों, आप उसे रियासत पढ़ लें। तो ये बताओ, कौन सा शहर रियासत कर्नाटक का दारुल हुकूमत है? हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारा शहर रियासत कर्नाटक का दारुल हुकूमत है बेंगलुरु। तो बच्चों, मालूम हुआ हमारी रियासत कर्नाटक का दारुल हुकूमत कौन सा है? बेंगलुरु है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 234 पर देखिए बच्चों, आपकी दरसी किताब में ये मौजूद है। अपने उस्ताद या असातिज़ा वालिदैन की मदद से हक़ायक़ को इकट्ठा कर लीजिए और इन जुमलों को पुर करते हुए मुकम्मल कीजिए। आप करेंगे ना बच्चों? चलिए मैं बता देती हूँ। तो पहला है, गोवा की दफ्तरी जबान डैश है, नागालैंड का दारुल हुकूमत डैश है, भारत के मौजूदा सदर डैश हैं। तो बच्चों, गोवा की दफ्तरी जबान है कोंकणी, नागालैंड का दारुल हुकूमत कोहिमा है, भारत के मौजूदा सदर हैं रामनाथ कोविंद। तो बच्चों, नंबर 5 देखिए, कर्नाटक के मौजूदा गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला है। वजुभाई वाला है। हाल ही में रियासत आंध्र प्रदेश को 2 रियासतों में बांटा गया है। एक आंध्र प्रदेश है और दूसरा तेलंगाना है। तो नंबर 7 देखिए, भारत के वजीर आजम कौन है? नरेंद्र सिंह मोदी हैं। नरेंद्र मोदी हैं। तो नंबर 8 देखिए, कर्नाटक के मौजूदा वजीर आला का नाम डैश है। तो येडियुरप्पा हैं। कर्नाटक के मौजूदा वजीर आला का नाम येडियुरप्पा है। नई दिल्ली, भारत के बारे में बताने जा रही हूँ बच्चों, गौर से देखें। नई दिल्ली भारत का दारुल हुकूमत है। मरकजी हल्कों पर हुकूमत मरकजी सरकार बराह रास्त करती है, वो रियासती इंतजामिया में नहीं आते। मरकजी हुकूमत की राय पर सदर के जरिए जो गवर्नर का तकर्रुर किया जाता है, वही यहाँ से इंतजामिया चलाते हैं। भारत के जुमला 6 मरकजी हल्के हैं। बच्चों, नक्शे को गौर से देखो। आप क्या है, जो मैंने यहाँ पर देवदमन, दावनगर हवेली, चंडीगढ़, पदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार के जजायर को क्या है, इस नक्शे में आप निशानदही करना है। करेंगे ना बच्चों? करके आप अपने उस्ताद को जरूर दिखाएं। तो पढ़ो और सीखो की नुकात हैं बच्चों। पदुचेरी के इंतजामी हल्के 4 हैं। माहे, यानम, कारकल और पदुचेरी अजला हैं। नई भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली है। हमारी भारत का दारुल हुकूमत क्या है बच्चों? नई दिल्ली है। पंजाब और हरियाणा दोनों रियासतों का एक ही दारुल हुकूमत है, वो चंडीगढ़ है। बच्चों, पहले 2 लफ्जों के दरमियान जो रिश्ता है, इसको मालूम कर ले। बाद में तीसरे लफ्ज के लिए मुनासिब आप जवाब लिखें। लिखेंगे ना बच्चों? तो पहला है, भारत दिल्ली है, कर्नाटक बेंगलुरु है, केरला जुनूब में है, कश्मीर में शुमाल में है। कश्मीर कहाँ है? शुमाल में है। भारत जजीरा नुमा है, अंडमान क्या है? जजीरा है। मरकजी हल्के 6 हैं, रियासतें 29 हैं। खलीज बंगाल मशरिक में है और जबकि बहरे अरब मगरिब में वाक़या है। तो बच्चों, आप ये जवाबात नोट कर लीजिए। कर लेने के बाद आप उसको अपने उस्तानी साहबा को दिखाएं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 236 का देखिए। आपके पास दरसी किताब है ना बच्चों?
तो सफ़ा नंबर 236 को देखिए, अटलास की मदद से इस मश्क को मुकम्मल कीजिए। सिर्फ मैंने यहाँ पर उन्वानात लिखे हैं, जैसे भारत के पड़ोसी ममालिक हैं, भारत के जज़ायर हैं, भारत के मरकजी हल्के हैं, शुमाली भारत की रियासतें हैं, जनूबी भारत की रियासतें हैं, भारत के शुमाल मशरिक में छोटी रियासतें कौन सी हैं। इन तमाम के जवाबात आप लिखकर अपने उस्तानी साहबा को दिखाएंगे ना बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इख्तिलाफ में इत्तेहाद यानी कसरत में वहदानियत को जानेंगे। इन तस्वीरों का मुशाहिदा कीजिए बच्चों, इस तस्वीर को गौर से देखें, इनमें पाए जाने वाले इख्तिलाफात से मुताल्लिक अपने दोस्तों से बहस करें। तस्वीरों में लोगों के लिबास मुख्तलिफ हैं, तो मालूम हुआ ना बच्चों कौन कौन से लिबास हैं, देख लीजिए। भारत कई मज़ाहब की सरजमीन है, लिहाजा लोग कई किस्म के रस्म रिवायात के पाबंद हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध मजहब, जैन मजहब वगैरह यहाँ के अहम मज़ाहिब हैं। इनके अलावा यहाँ दूसरे मज़ाहिब के लोग भी देखने को मिलते हैं। इस लिहाज से भारत कई मज़ाहब का आमेज़ा है, यहाँ पर कई मज़ाहब के लोग रहते हैं। पढ़ो और सीखो के नुकात हैं। मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक ही जगह, एक ही गली कूचे में रहते हैं। तमाम मज़ाहब के अवाम एक ही बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज में सफर करते हैं। हर मजहब के लोग एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते हैं और आपस में मुबारकबादी देते हैं। अलग अलग मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उर्स, मेले, जात्रे वगैरह में शिरकत करते और खुशी मनाते हैं। करते हैं ना बच्चों? हाँ बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पढ़ो और सीखो के नुकात में देखिए बच्चों, एकजहती मजबूत अखलाकी उसूलों की दलील है। ये इंसानियत की ईमानदारी और पाकीज़गी को जाहिर करती है। मालूम हुआ ना बच्चों? चलिए देखेंगे पढ़ो और सीखो के नुकात। हमारे मुल्क के जमीनी खित्तों, नदियों का निज़ाम, मौसमी आबो हवा, नबातात व हैवानात, कुदरती वसाइल, ज़राती तरीक़े वगैरह में काफ़ी इख्तिलाफात होते हैं। इनके अलावा ज़बान, रस्म रिवाज, ग़िज़ाई आदतें, लिबास, सकाफ़त व तहज़ीब में भी क्या है, फ़र्क है, लेकिन हम मिलजुल कर रहते हैं। इसे हम इख्तिलाफात में वहदानियत कहते हैं। तो मालूम हुआ ना बच्चों, हमारे मुल्क के ज़मीनी खित्तों में नदियों का निज़ाम, मौसमी आबो हवा, नबातात, हैवानात, कुदरती वसाइल, ज़राती तरीक़े क्या है, बहुत क्या है, मुख्तलिफ हैं, यानी काफ़ी इख्तिलाफात है। इनके अलावा ज़बान, रस्म रिवाज, ग़िज़ाई आदतें, लिबास, सकाफ़त और तहज़ीब में भी फ़र्क है, लेकिन हम मिलजुल कर रहते हैं। इसे हम इख्तिलाफात में वहदानियत कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 239 पर देखिए, ये तस्वीरें आपकी दरसी किताब में मौजूद है। इन तस्वीरों का मुशाहिदा कीजिए, लकीरें खींचते हुए इनके दरमियान जोड़ लगाइए। क्या करना है बच्चों? इनके दरमियान जोड़ लगाना है। तो देखिए, पहला जो है बुद्ध मजहब है, दूसरा इस्लाम का है, तीसरा ईसाईयत है, चौथा जैन मजहब है, 5 क्या है, हिंदू मजहब है, 6वां सिख मजहब है। सरगर्मी सफ़ा नंबर 240 पर देखिए, आप अपने दोस्तों के साथ बहस करें और इनके जवाबात लिखें। तो पहला है, 2 रियासतों के दरमियानी जमीन और पानी, मजहब और सरहदी तनाज़ों का झगड़ा हो रहा है। इसके मुताबिक आप अपने दोस्तों से बहस करके जवाबात लिखना है। आबी तनाज़ा जो नदियों के पानी के बहाव से ताल्लुक़ रखता है, इसके मुताबिक भी आप अपने दोस्तों से बहस करें और इसका जवाब लिखकर आप अपने उस्तानी साहबा को दिखाएंगे ना बच्चों? चलिए इस तरह करेंगे। आप अपने स्कूल के सालाना जश्न में मुख्तलिफ रियासतों के लिबास पहनेंगे, यानी लिबास पहनकर और इसका क्या है, इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे ना बच्चों? हफ्ते में एक बार आप अपने दोस्तों के साथ खुशी देने वाले नगमे गुनगुनाएंगे ना बच्चों? हाँ बच्चों, ऐसा आप करेंगे ना? हाँ बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब तक मैंने आपको जो बोला है, जो मैंने क्लास ली है, इसका हम जांच करते हैं।
کہ آپ نے کیا کیا معلوم کیا ہے. تو چلیے تو خالی جگہ بھرتی کرو کے سوالات ہیں. تو پہلا سوال ہے جزیرہ نما بھارت کے اطراف ڈیش ہیں. تو دوسرا سوال ہے بھارت کی سرکار کو ڈیش کہتے ہیں. تو تیسرا ہے بھارت کے ڈیش مرکزی حلقے ہیں. چوتھا ہے بھارت کئی مذاہب کا ڈیش ہے. تو پانچواں ہے ریاست کرناٹک کا دارالحکومت ڈیش ہے. تو بچوں ان کے جوابات سوچیں گے نا آپ. چلیے تو جزیرہ نما بھارت کے اطراف ڈیش ہیں. تو جواب ہے سمندر ہیں. بھارت کی سرکار کو ہم مرکزی سرکار کہتے ہیں. بھارت کی سرکار کو ہم مرکزی سرکار کہتے ہیں. بھارت کے 6 مرکزی حلقے ہیں. بھارت کے 6 مرکزی حلقے ہیں. بھارت کئی مذاہب کا آمیزہ ہے. بھارت کیا ہے؟ کئی مذاہب کا آمیزہ ہے. ریاست کرناٹک کا دارالحکومت بنگلور ہے. بچوں آپ کو یہ جوابات معلوم ہوئے نا؟ ہاں آپ اپنے بیاض میں نوٹ کیے نا؟ چلیے اب ہم یادہ کی طرف آگے بڑھتے ہیں. بچوں ان سوالات کے جوابات لکھیے. تو پہلا سوال ہے بھارت کے پڑوسی ممالک کون سے ہیں؟ اچھا بچوں، ہاں بچوں نے بالکل صحیح جواب دیا. بھارت کے پڑوسی ممالک جیسے پاکستان، افغانستان، نیپال، بھوٹان، چین، بنگلہ دیش، سری لنکا اور میانمار ہیں. تو معلوم ہوا نا بچوں بھارت کے پڑوسی ممالک جیسے پاکستان ہے، افغانستان، نیپال، بھوٹان، چین، بنگلہ دیش، میانمار اور سری لنکا ہیں. تو سوال نمبر 2 دیکھیے بچوں، جزیرہ نما کسے کہتے ہیں؟ تو جواب ہے ایسی زمین جو تینوں طرف پانی سے گھری ہوتی ہے وہ جزیرہ نما کہلاتی ہے. تو معلوم ہوا نا بچوں جزیرہ نما کسے کہتے ہیں؟ ایسی زمین جو تینوں طرف پانی سے گھری ہوتی ہے وہ جزیرہ نما کہلاتی ہے. تو سوال نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں، جزیرہ کسے کہتے ہیں؟ تو بچوں جواب ہے زمین کا ٹکڑا جو چاروں طرف پانی سے گھرا ہوتا ہے وہ جزیرہ کہلاتا ہے. تو معلوم ہوا نا بچوں زمین کا ٹکڑا جو چاروں طرف پانی سے گھرا ہوتا ہے وہ جزیرہ کہلاتا ہے. بچوں آپ کو یہ جوابات معلوم ہوئے نا؟ تو اگلے سوال کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. بھارت کی کتنی زبانیں دفتری درجہ رکھتی ہیں؟ ہاں بچوں آپ کو معلوم ہے نا جواب؟ ہاں بچوں آپ نے بالکل صحیح جواب دیا. بھارت کی 15 زبانیں دفتری درجہ رکھتی ہیں. بھارت کی 15 زبانیں دفتری درجہ رکھتی ہیں. سوال نمبر 5 ہے یکجہتی ہمیں کیا ظاہر کرتی ہے؟ یکجہتی ہمیں کیا ظاہر کرتی ہے؟ تو بچوں جواب ہے یکجہتی انسانیت کی ایمانداری اور پاکیزگی کو ظاہر کرتی ہے. یکجہتی ہمیں کیا ظاہر کرتی ہے بچوں؟ یکجہتی ہمیں انسانیت کی ایمانداری اور پاکیزگی کو ظاہر کرتی ہے. تو یہ تھے یادہ کے سوالات کے جوابات. آپ نے نوٹ کیا نا بچوں؟ چلیے اب میں آپ کو ایک گھر پر کام دیتی ہوں. تو بچوں گھر پر کام ہے، سوال صرف ایک سوال دے رہی ہوں. آپ بھارت کے پڑوسی ممالک کے نام بتاؤ. بھارت کے پڑوسی ممالک کے نام لکھنا ہے، لکھ کر اپنے استانی صاحبہ کو دکھانا ہے. کریں گے نا بچوں؟ شکریہ. پھر دوسری کلاس میں آپ کو میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے خدا حافظ.
ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.